मैं कभी-कभी अपनी फेमिनिटी पे भी डाउट करती थी कि पता नहीं मैं फीमेल भी हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पीरियड्स नहीं आते थे। दूसरे हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से मेरे को एक्ने, अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम होने लग गई थी। बेसिकली बियर्ड प्रॉपर टाइप आती थी मुझे, लड़कों की तरह बियर्ड आने लग गई थी जैसे उनको प्यूबर्टी में आती है। हाय, माय नेम इज़ विनी वैद सिंह और मैं एक यूट्यूबर और हाउसवाइफ हूँ। मैं आप लोगों के साथ आज पीसीओडी, पीसीओएस के बारे में बात करने वाली हूँ। उसके क्या स्ट्रगल्स होते हैं, ये क्या होता है और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी स्टोरी, अपनी जो सक्सेस स्टोरी थी उसके बारे में भी आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत कॉमन हो गया है पीसीओडी के बारे में सुनना, पीसीओएस के बारे में सुनना। तो इसके पहले मैं आप लोगों को 15 साल पुराने टाइम पे ले जाती हूँ, जब मैं एक टीनेज गर्ल थी। मैं एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी और मेरी क्लास में सभी लड़कियों को 15-16 की उम्र में काफ़ी सालों से पीरियड्स हो रहे थे और मुझे पीरियड्स नहीं होते थे। और 16 इयर्स के एंड तक आते-आते मुझे पीरियड्स स्टार्ट हुए थे, बट मेरे को ऑब्वियसली टेंशन रहती थी और उस टाइम पे क्योंकि आपको पता नहीं होता, आप इतने बड़े नहीं होते, समझ में नहीं आता कि क्या है। तो मैं कभी-कभी अपनी फेमिनिटी पे भी डाउट करती थी कि पता नहीं मैं फीमेल भी हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पीरियड्स नहीं आते थे। सेम चीज़ मैंने अपने मदर से डिस्कस की, तो मेरी मदर भी कहती थी कि सेम इश्यूज़ उनके साथ भी थे, बट अगेन कभी भी उन्होंने भी कभी चेक नहीं कराया था। हर कोई यही बोलता है कि शादी के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, धीरे-धीरे जैसे आप बड़े होगे, यंग होगे तो ये सब चीज़ें सही हो जाएँगी, बट अगेन ये कभी भी सही नहीं होता है। पीरियड्स तो आ गए थे काफ़ी डिले होकर, बट अगेन पीरियड्स कभी भी रेगुलर नहीं थे। कभी 2 महीने में, कभी 5 महीने, कभी 7 महीने में, ऐसे करके पीरियड्स आते थे और उसके साथ-साथ दूसरे हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से मेरे को एक्ने, अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम होने लग गई थी। बेसिकली बियर्ड प्रॉपर टाइप आती थी मुझे, लड़कों की तरह बियर्ड आने लग गई थी जैसे उनको प्यूबर्टी में आती है। और हेयर फॉल की काफ़ी दिक्कत होने लग गई थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो चल के डॉक्टर को दिखाते हैं। जिसके बाद हमें पता चला कि पीसीओएस और पीसीओडी नाम का भी कोई चीज़ होती है। उस टाइम पर इतना लोगों को नहीं पता होता था, आज से 15 साल पहले, कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरियम डिजीज़ क्या होता है। इसका सॉल्यूशन हो एलोपैथी में सिर्फ़ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। मतलब आपको एक मेडिसिन दी जाती है जो 21 दिन तक आपको खानी होती है, 21 डेज़ आप खाओगे, उसके बाद आप 10 डेज़ का गैप करोगे तो उस 10 डेज़ में आपको पीरियड्स आएँगे और अगेन आपको सेम मेडिसिन तब तक खानी है जब तक आप लाइफ में दोबारा बच्चे को कंसीव नहीं करना चाहते हो। और अगेन ये मेडिसिन्स जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव भी होती है। तो हमें डायरेक्टली बोल दिया गया कि जब भी आप लाइफ में आगे कंसीव करोगे तब तक आपको ये मेडिसिन खानी है। मैं बहुत यंग थी, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में, ऐसे कोई प्लान्स नहीं थे और ऑब्वियसली इसके साथ-साथ मेरे पीरियड तो रेगुलर हो गए थे, एक्ने भी धीरे-धीरे सेटल डाउन होने लग गए थे, बट अगेन मेरे को काफ़ी दिक्कत होती थी। मेन मेरे जो फेशियल हेयर थे उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा थी। चेस्ट पे भी हेयर और बहुत अनवांटेड जगहों पे हेयर थे। तो उसके लिए उन्होंने मुझे लेज़र जो है वो उन्होंने रिकमेंड किया। तो अपोलो में ही लेज़र कराने के लिए मुझे उन्होंने रिकमेंड किया। मैं डॉक्टर जोशी थे उनके पास गई, तो उन्होंने एचआरटी के साथ-साथ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो मेरी ऑलरेडी मेडिसिन चल रही थी, उसके साथ-साथ उन्होंने एक और मेडिसिन मेरी बढ़ाई, जो थी एल्डेक्टोन करके, जो एंड्रोजन्स मेल हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए होती है, बट वो मेडिसिन मुझे कभी सूट ही नहीं करी। मैं स्टूडेंट लाइफ थी और उस मेडिसिन को खा के मैं हमेशा सोती रहती थी, डिज़ीनेस होता था, कानों में एक अजीब-सी आवाज़ होती थी, तो वो मेडिसिन मैंने धीरे-धीरे उनको मना किया कि उस मेडिसिन से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाफ़ खाओ, हाफ़ से भी वो इश्यू प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, तो फिर वो मेडिसिन बंद कर दी गई। तो उन्होंने फिर वही लेज़र मेरी कंटिन्यू रही, उन्होंने कहीं और रिकमेंड किया लेज़र के लिए, वो लेज़र भी मैंने कराई और वो लेज़र भी मेरी सक्सेसफुल नहीं हुई। शादी तक मेरी वो लेज़र, बेसिकली मेरी 10-15 लेज़र सिटिंग्स हुई, बट मेरे फेस के हेयर ग्रोथ जो थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। आज भी मुझे अल्टरनेटिव डेज़ पर फेस के हेयर रिमूव करने पड़ते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई मेरी पीसीओडी की। अब हम बात करते हैं मेरी इनफर्टिलिटी जर्नी की। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पीसीओडी और पीसीओएस जो है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। पीसीओडी थोड़ा अर्ली स्टेज जो होती है पॉलिसिस्टिक ओवरियन की, उससे बोलते हैं, और पीसीओएस जो है उसमें बेसिकली कई सारे सिम्पटम्स आ जाते हैं, जैसे ओवरवेट, फेस पे एक्ने, अनवांटेड हेयर, डिलेड मेनार्क और भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, वो काफ़ी लो होते हैं हमारे अंदर।
और जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। हर फीमेल और मेल में, फीमेल और मेल हार्मोन्स जो है दोनों होते हैं, बट हमारे में थोड़े मेल हार्मोन्स कम होते हैं, तो इसलिए हमें ये इश्यूज़ नहीं होते। जो नॉर्मल लड़कियां होती हैं जिन्हें पीसीओएस नहीं है उनको ये इश्यूज़ नहीं होते हैं। बट अगेन जिससे पीसीओएस है उसके क्योंकि मेल हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो ऑलमोस्ट जिसको सुनो रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, हर कोई आईवीएफ करा रहा है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स करा रहा है, और उसके बाद जो है उनको बेबी कंसीव होता है। तो इसी डर से एक्चुअली मैंने थोड़ा सा जल्दी शादी करी थी। और मेरी एक और फ्रेंड थी जिसको सेम पीसीओएस की प्रॉब्लम थी, उसने भी काफ़ी जल्दी शादी कर ली थी। तो मैं 22-23 की थी जब मैंने शादी कर ली थी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के होते ही। बट थैंकफुली आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ। बट ये उसके साथ, मेरी दूसरी फ्रेंड के साथ नहीं था। हम डर के बारे शादी तो कर रहे थे कि यार फर्टिलिटी इश्यूज होने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जल्दी सोच लेते हैं। बट अगेन हर कोई उतना लकी नहीं होता, इस बारे में हमेशा सोचना चाहिए। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा वरिड हो इसको लेकर, तो आप अपने एक्स फ्रीज करा लो, जो आजकल आप काफ़ी सुनते हो। आप अपना क्वालिटी एक्स जो है वो 20-25 की जो एज होती है उसमें आप आराम से फ्रीज करा सकते हो। और आप इंडिपेंडेंट होना है तो आप इंडिपेंडेंट हो। शादी के बारे में उस टाइम पे नहीं सोचना तो मत सोचो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। इस पीसीओडी को लेकर या इनफर्टिलिटी को लेकर इसके बारे में सोचकर आप जल्दी शादी ना करें, तो मेरा एडवाइस यही रहेगा। बट अगेन फिर ऑब्वियसली शादी जल्दी कर ली थी, तो बच्चे के बारे में तो मैं जल्दी नहीं सोचना चाहती थी। तो हम लोग कुछ प्लान नहीं कर रहे थे 1 साल तक। बट अगेन 6-6 महीने में मुझे आदत थी कि जाके चेकअप्स कराते रहने की। तो जब भी मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी तो वो हमेशा रेड फ्लैग दिखाते थे कि नहीं, यू हैव टू थिंक अबाउट इट अर्ली, क्योंकि कुछ तो इशू चल रहा है। एंड अभी तक मैं अपना वही डियान 35 जो मेरी मेडिसिन डॉक्टर ने दी थी कॉन्ट्रासेप्टिव्स पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, मैं वो खाती रहती थी। ऐसे करते करते 1 साल हो गया था शादी को। और हम लोग प्लान कर रहे थे फॉरेन जाने की। तो मैं अपने सारे चेकअप्स करा के डॉक्टर के पास गई। एंड मैंने पूछा कि कई लोग बोलते हैं ना कि नेचुरली कुछ साल ट्राई करना चाहिए, उसके बाद आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर से डायरेक्टली पूछा कि क्या मेरे को नेचुरली ट्राई करना चाहिए या फिर मैं डायरेक्टली इस बारे में सोचूं। तो उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल भी ओव्यूल्यूट नहीं कर रही थी, मेरे एग्स बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे। तो उन्होंने बोला कि कोई मिरेकल ही होगा कि आप नेचुरली ट्राई कर लोगे, तो आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में सोचना ही पड़ेगा। अगेन मैं 2-3 महीने के लिए बेसिकली घूमने जा रही थी, तो इसलिए तब तक मैं नेचुरली ट्राई करती रही। बट जैसे प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स होती हैं ऐसे ही कंसेप्शन स्ट्रिप्स भी होती हैं। तो मैंने अपने साथ वो काफ़ी सारी कैरी करी थी। और जब मुझे लगता था कि मेरा फर्टाइल विंडो है तो मैं उस टाइम पे ये चेक करती थी, बट वो कभी भी पॉजिटिव नहीं आता था। मतलब मेरे एग्स बिल्कुल ही नहीं बन रहे थे। या तो पीसीओएस में एग्स बिल्कुल नहीं बनते, या फिर वो राइपन नहीं होते, मतलब उसमें से ओवम जब 15 डेज पे रिलीज होना होता है वो नहीं होता है। अभी मैं घूम फिर के वापस आ गई थी। एंड अगेन मुझे अप्रैल का डेट मिला था ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं अपने डॉक्टर के पास गई और पीरियड्स के सेकेंड डे से ये ट्रीटमेंट शुरू होता है। आपको फर्टिलिटी ड्रग पे डाला जाता है। तो मुझे फर्टिलिटी ड्रग पे डाला, जिससे मेरे एग्स बेसिकली बनने चालू हुए। बट उन एग्स का साइज मैटर करता है। जब अगेन मेरे को कुछ दिनों के बाद बुलाते थे, कभी 5th डे पे, कभी 7th डे पे, कभी ऐसे डेज पे बुला के चेकअप्स होते थे अल्ट्रासाउंड के थ्रू। उसमें फॉलिकल साइज चेक किया जाता है। तो मेरा जो एग साइज होता था वो भी सही नहीं होता था। मतलब जैसे 18 के आसपास होना होता था, तो वो 12, 9, 10 ऐसे होता था। तो उसके अलग इंजेक्शंस लगते थे, मेडिसिन खाती थी मैं। मेरी जो एंडोमेटिकल थिकनेस थी वो काफ़ी कम थी, वो 7 या 8 होनी चाहिए बेबी को होल्ड करने के लिए। इसको यूट्रस की लाइनिंग भी बोलते हैं। वो मेरी 2.5, 3 ऐसे रहती थी, तो उसकी अलग मेडिसिन चलती थी। अब ये सारी मेडिसिन जो है वो सारी हार्मोन्स को रिप्लेस करने के लिए होते हैं, आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए होते हैं। तो उसके साथ साथ डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। आपका मेंटल हेल्थ पूरा टॉस पे चला जाता है। फिजिकली आप बिल्कुल कैपेबल नहीं होते। और काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। और फिर सोशली भी आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर आने लग जाता है कि उस टाइम पे तो स्पेशली ज़्यादा था। बिकॉज हर कोई बोलता था हमारे साथ तो ये इशू नहीं है, हमारे को तो पता भी नहीं चलता पीरियड्स कब आ जाता है, हम ये नौटंकी नहीं करते। ये सब चीज़ें काफ़ी सोशली प्रेशर आता है। सोसाइटी काफ़ी डिमीनिंग हो जाती है इस टाइम पर, और आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ही ख़राब कर देती है। मतलब मेरे बारे में भी बातें की जाती थी कि इतनी यंग है तब भी इतनी बॉडी वीक है, पहले इस बारे में बताया नहीं था, और पहले इतना पीरियड्स के बारे में नहीं पता होता था। और ये बात भी पीरियड्स की करना बहुत अजीब लगता था लोगों को। तो मेरा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल ही रहा था। इस ट्रीटमेंट में काफ़ी मेडिसिन, इंजेक्शन, ये सब चीज़ें लगते थे। अगेन मेरे डे 12th पे मेरे को बुलाया गया, और उस डे 12th पे मेरे को इंजेक्शन एक और लगा, जिससे मेरा जो है एग राइपन होना था। और उस पर्टिकुलर विंडो में, 2-3 दिन की विंडो में हमें एज ए हस्बैंड वाइफ बताया गया कि इस टाइम पे आपको नेचुरली ट्राई करना है।
एंड उसके बाद बेसिकली आपको नेक्स्ट 15 डेज तक कुछ भी नहीं करना होता है, आपको बेसिकली आपको घर पे रेस्ट करना होता है। बट मैं इतनी पेशेंट थी ही नहीं, मेरे को ये लगता था कि यार 20th या 25th डेज से मुझे ऐसा लगता था कि बस जल्दी इस बारे में पता चल जाए, और मैं तो बहुत यंग हूँ, मुझे बहुत जल्दी कंसीव हो जाना चाहिए। और डेफिनेटली मेरा फर्स्ट साइकिल था, उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जनरली लोगों को होना होता है तो फर्स्ट साइकिल में बहुत जल्दी हो जाता है। बट और इसी के चलते मैं बार बार डॉक्टर के पास जाती थी कि आप जल्दी से अल्ट्रासाउंड चेक करो, क्या पता हो गया हो। और डॉक्टर भी इरिटेट होकर उन्होंने काफ़ी सारी स्ट्रिप्स रख दी थी कि आप रोज चेक करते रहो, बट आप बार बार यहाँ पे मत आया करो और रेस्ट करो एंड एवरीथिंग। बट फिर भी मैं मानी नहीं, और मैंने ब्लड टेस्ट कराया, और ब्लड टेस्ट में पता चल गया था कि इस मंथ मुझे अभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी। ये मेडिसिन जो है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं कि हम ये कॉन्टिन्यूस मंथ में जो है नहीं दी जाती हैं। तो मेरे को अगेन 2 महीने के बाद ट्रीटमेंट के लिए वापस बुलाया था, क्योंकि उन 2 महीने में चांसेस होते हैं कि पिछले जो मेडिसिन थे उन्हीं के बिहाफ पे हो सकता है कि नेचुरली कंसीव हो जाए। तो अगेन फर्टाइल विंडो को ध्यान में रखते हुए हम दोबारा नेचुरली ट्राई कर सकते थे। बट अगेन नेक्स्ट 2-3 महीने में भी मेरे को कंसीव नहीं हुआ था, तो सेकेंड साइकिल ट्रीटमेंट के लिए मुझे जाना ही पड़ा। सेम चीज़ वापस चालू, सेकेंड डे से मेरे को मेडिसिन एक्स बनने की दी, फिर एक्सरसाइज बढ़ाने की, फिर यूट्रन लाइनिंग जो होती है उसको थिक करने की, सब चीज़ चलती थी। ऑब्वियसली डोजेस थोड़ी जो है वो बढ़ा दी गई थी। और फिर इसके साथ साथ इस मंथ मेरे हस्बैंड को भी बोला गया कि आप भी अपना एक बार चेकअप्स करा लो। तो उन्होंने भी चेकअप्स कराए, एंड फाइनली जब मंथ का एंड था तो मैंने डॉक्टर से डायरेक्टली पूछा कि अभी इस टाइम क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या हो जाएगा कंसीव। बट हम दोनों की जो रिपोर्ट्स थी उसके बिहाफ पे पता चल रहा था कि इस महीने भी नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट साइकिल में उन्होंने मुझे बोल दिया था कि IUI हम लोग पहले से ही सोच के चलेंगे, बिकॉज ये मेडिसिन हम बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। मतलब क्योंकि जब भी एक गर्ल पैदा होती है तो ऑलरेडी वो एक्स के साथ पैदा होती है, और हर मंथ वो एक्स जो है अपने साइकिल के हिसाब से आते हैं, और वो जब नहीं प्रेगनेंसी आपको नहीं होती है तो वो मंथली साइकिल के एंड में जो है पीरियड्स बन के निकल जाते हैं। बट अगेन मंथ के एंड में ही मेरे को कुछ सिम्टम्स आने लग गए थे प्रेगनेंसी के। जैसे मैं किसी के घर पे गई तो मुझे हींग की खुशबू ज़्यादा आ रही थी, या मेरे डॉग्स को मैंने चिकन डाला, तो वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ बट अगेन मुझे कभी प्रॉब्लम होती नहीं थी, तो मुझे चिकन से इशू हो रहा था। तो मुझे कुछ डाउट हुआ, मैंने चेक किया तो उस मंथ कंसीव हो गया था। एंड ऑब्वियसली क्योंकि बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इस मंथ हो गया, तो आई जस्ट ब्रोक डाउन, मैं काफ़ी रोने लगी। और मेरे हस्बैंड उस टाइम पर मेरे डॉग्स को घुमाने गए हुए थे। जब वो वापस आए तो उनको भी बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं ऐसे चेक करने वाली हूँ या मुझे ऐसे कुछ सिम्टम्स हो रहे थे। तो जब उनको मैंने स्ट्रिप दिखाई तो उन्हें भी बिलीव नहीं हुआ, उनको लगा कि अगेन डॉग्स ने कुछ घर पे तोड़ दिया है। और जब उनको भी पता चला तो ही वॉज वेरी हैप्पी। बट यहीं पे मेरी जर्नी खत्म नहीं हुई थी। प्रेगनेंसी हो गई थी, सब कुछ था, बट चैलेंजेस प्रेगनेंसी के बहुत अलग थे। मुझे इतना नौजिया होता था, बहुत ज़्यादा। शुरू के 5-6 वीक्स तक जब बेबी का हार्ट बीट आ गया था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बट अगेन मुझे नौजिया इतना ज़्यादा होता था कि मैं सारा दिन, मतलब ऐसा है कि बाथरूम में ही पड़ी रहती थी, लेटी रहती थी, वॉमिटिंग करती रहती थी। और ऑब्वियसली न्यूक्लियर फैमिली थी, अकेले रह रही थी हस्बैंड के साथ, हस्बैंड को ऑफिस जाना ही होता था, तो मैं अकेले जैसे तैसे मैनेज करती थी, बिल्कुल भी खाना नहीं खाती थी। कई बार ऐसा हो गया था कि 1-1.5 दिन तक मेरे अंदर पानी का एक बूंद भी नहीं गया था, तो मुझे इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना पड़ता था ताकि मैं एटलीस्ट कुछ खा पी पाऊँ। बट अगेन सेकेंड मंथ के एंड में मेरे को इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे मिसकैरेज होते होते बचा, तो मैं 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, ब्लीडिंग हो गई थी मुझे वापस। और फिर जैसे ही घर पे आई तो सेम इश्यूज हो गए थे। बट जनरली लोगों का 3rd मंथ या 5th मंथ के एंड तक नौजिया बंद हो जाता है, मेरा बिल्कुल बंद नहीं होता, मेरा 9th मंथ तक ये चलता रहता था। मैं मेडिसिन भी खाती थी नौजिया की, और सब कुछ चल रहा था, बट अननोन रीजन से क्यों इतना नौजिया था। बेबी हेल्दी था, सब कुछ था, तो अगेन मैं उस टाइम पे अपना जो लाइफस्टाइल था वो हेल्दी नहीं रख पाई। वो 9 मंथ्स में बिल्कुल भी ढंग से मैंने नहीं खाया, जिसकी वजह से बेबी का जो वेट था वो काफ़ी कम था। एंड ऐसे करते करते फाइनली मेरे को 9 मंथ्स के एंड में बेबी बॉय हुआ। अभी तक मेरा जो है PCOD की काफ़ी चीज़ें फर्स्ट डिलीवरी के बाद सेटल डाउन हो गई थी। मुझे मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती थी, रेगुलर बेसिस पे मेरे पीरियड्स आ जाते थे। बट अगेन जो अनवांटेड हेयर थे या एक्ने थे वो कभी कभी होते थे, कभी कभी नहीं होते थे। अनवांटेड हेयर तो खैर मेरे हमेशा ही प्रोमिनेंट रहे, 15 साल से मेरे को आज भी हेयर रिमूव करने पड़ते हैं, वैक्सिंग करानी पड़ती है या एपिलेटर करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बट दूसरे इश्यूज काफी सेटल डाउन हो गए थे। कई लोग बोलते हैं कि PCOD या PCOS को हम जड़ से खत्म कर देंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे, बट अगेन इस चीज पे आप कभी भी बिलीव मत करिएगा, बिकॉज आप इसको मैनेज कर सकते हो।
क्योंकि पीसीओएस, पीसीओडी और डायबिटीज़ के जो डॉक्टर हैं वो एक ही होते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। तो डायबिटीज़ जैसे आप कभी भी जड़ से नहीं हटा सकते, ऐसे पीसीओएस से आप कभी भी तुरंत आपको रिलीव नहीं मिलेगा। आप इसके साथ मैनेज कर सकते हो, लाइफस्टाइल को अपना हेल्दी रख के चीज़ें बेटर कर सकते हो, बट ये कभी भी आपकी लाइफ से जाएगा नहीं। तो अभी 2 साल हो गए हैं, आई एम ब्लेस्ड विद 2 किड्स एंड आई एम अ हैप्पी फैमिली ऑफ 4। और आई होप मेरी जो स्टोरी है आप लोगों के लिए उम्मीद लेके आई हो। मुझे पता है मेरे स्ट्रगल्स तो शायद उतने ज़्यादा नहीं थे। आजकल जो IVF साइकिल्स कराते हैं उनके साइकिल्स फेल हो जाते हैं, तो उनके स्ट्रगल्स मेरे से बहुत 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 ज़्यादा है। तो मैं उनकी फैमिलीज़ को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को सपोर्ट मेंटली, फिजिकली हर तरीके से देना बहुत ज़रूरी है। एंड आप लोग जब भी इसके बारे में सोचो, प्रेगनेंसी के बारे में सोचो, तो आपको सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना चाहिए, अपने वेट लॉस पे थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। एंड अगेन PCOS और डायबिटीज़ दोनों के साथ साथ आपको हमेशा ही लाइफस्टाइल आपको अपना अच्छा रखना ही पड़ेगा। अगेन आई वुड लव टू थैंक जोश टॉक मुझे ये चांस देने के लिए, मेरी स्टोरी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।